हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपके लिए ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्टिव सेशन चला रहा है। आप जानते हैं इसमें 7 वीडियो इसके पहले जा चुकी है। ठीक, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इससे संबंधित सिद्धांतों को आपने देख लिया है और उससे कितने प्रश्न बने हैं अभी तक, अगर ये जानना है आपको तो निश्चित रूप से आप प्लेलिस्ट में जाइए और तमाम सारे प्रश्नों का अध्ययन कीजिए कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने से पहले, पृथ्वी की गतियां पढ़ाने से पहले, ये निश्चित तौर पे एक चैप्टर के रूप में नहीं किसी किताब में है, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अक्षांश और देशांतर की क्लियर हो जाता अगर आपका, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझते हैं और समझते हुए विभिन्न क्वेश्चनों पर भी विचार करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश पर। किस पर? अक्षांश पर। कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश, देखिए इसे अगर अंग्रेजी की बात करेंगे, इसे लैटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटीट्यूड, अक्षांश। अब सबसे बेहतर क्या होता है कि सबसे पहले इसको आपको दिखा दें और वहां से बताएं तो ज्यादा बेहतरीन होगा। देखिए, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का मॉडल जिसे आप ग्लोब कहते हैं, जिसे आप ग्लोब कहते हैं, जिसको बनाया था मार्टिन बैहम ने। कौन बनाया था? मार्टिन बैहम ने। पृथ्वी के मॉडल ग्लोब को कौन बनाया? मार्टिन बैहम। ठीक है, इस पर देखिए, इसको आप क्या पश्चिम कह लीजिए, ये है पूरब। क्या है? पूरब, पश्चिम पूर्व। अगर ऐसे देखेंगे तो ये पृथ्वी का केंद्र है। क्या है? केंद्र। अगर ये पृथ्वी को गोले की भांति देखें तो ये पृथ्वी का केंद्र है और केंद्र से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करने वाले, थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर आप बताएंगे तो ये कहेंगे कि केंद्र से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या है? पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब समानांतर काल्पनिक जो रेखाएं खींची गई हैं उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, हाँ, ये समानांतर हैं और काल्पनिक भी हैं। देखिए, खींची तो बहुत सारी रेखाएं गई हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ खींचेंगे जिससे आप के एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे कोई नेता आता है, कोई मंत्री आता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, लेकिन वहां से आप याद किसको किसको रखते हैं? जो मुख्य होता, मुखिया होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इनकी संख्या भी बहुत है। अभी मैं क्लियर करता हूं, बताता हूं। ठीक, लेकिन याद किसको रखना है? जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो देखिएगा, पहला तो ये क्या है? ये सब कोणीय दूरी को प्रदर्शित कर रही है। इसको कोणीय दूरी को प्रदर्शित कर रही है। ऐसे मैं दिखाने के लिए आपको खींच दिया कि अगर आपको कहीं समझाना हो, बताना हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो चैनल से जुड़े लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम में बैठते हैं। जब तक आदमी की जॉब नहीं लग जाती है तब तक वो हर तरह का एग्जाम देखता है। टीजीटी पीजीटी तो स्पेशल है ही। ठीक ना जी? तो देखिए, ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ क्या है आपका? 90 अंश, यहाँ आपका 90 अंश। ठीक है, ये 0 से 90, यानी 0 से 90 हो गया इधर, और 0 से 90, 9 दूनी 18, 180 देशांतर ऐसे होना चाहिए। कितना? 180 देशांतर। अभी मैं सब लिख भी देता हूं, पहले आप समझ लीजिए। 180 देशांतर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत
ये जो बिंदु यहाँ पे जब आप जाते हैं तो ये बिंदु के रूप में होता है, इसे देशांतर नहीं मानते, ठीक है, इसे देशांतर नहीं मानते। और दूसरी बात, ये जो जीरो अंश अक्षांश है, ये जीरो तो है लेकिन इसकी भी गणना एक अगर काम करेंगे तो 181 हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 1 181 हो जाएगा। अब 2 को देशांतर नहीं मानते तो 2 181 में से घट जाएगा तो बच जाएगा 179। तो सही क्या होता है, या तो 181 सही करेगा या तो 179 सही करेगा। देखिए ये प्रत्येक समान दूरी पर खींची जाती है, कितने समान, इसीलिए समानांतर, इसमें समान अंतर होता है, इनके बीच की दूरी में समान अंतर होता है। लेकिन सबसे बड़ा वृत्त अगर कोई बनाएगा तो ये जो भूमध्य रेखा से जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर छोटी होती जाती है और नीचे छोटी जाती है। तब यहां समझना है कि अक्षांश विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे छोटा हो जाएगा उससे बनने वाला वृत्त, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उससे बनने वाला वृत्त छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी समांतर रहती है। और यही अगर देशांतर की बात करेंगे तो उनका वृत्त बराबर रहता है लेकिन उनके बीच की दूरी ऊपर और नीचे जाने पर घटती है, दोनों में ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं, वहीं से पहली लाइन क्या लिखेंगे, देखिए पहली लाइन लिखेंगे अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को कहते हैं, ठीक है। एक जो मैं परिभाषा बनाता हूं उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक। लिखेंगे पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर, लिखेंगे क्या, पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर, किस पर, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूर्व खींची जाने वाली काल्पनिक, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, काल्पनिक समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। क्लियर हो गया। अब ये दो परिभाषाएं आपकी हो गई। अब यहां से आप अगला पॉइंट लिखेंगे कि इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी कितनी, 90 प्लस 1 बराबर 181 या 181 माइनस 2 बराबर 179 होती है, मैंने ये बात आपको समझा दिया है, आप दोनों समझा सकते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा को लेकर 180 होंगी और जब ध्रुवों को घटा देंगे तो 100 कितनी हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। देखिए जीरो अंश अक्षांश को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, लिख लेंगे। अगला पॉइंट, देखिए मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये क्या, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, क्लियर। जीरो अंश अक्षांश को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। एक और नाम इसका है क्योंकि ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है,
ऊपर के गोला, क्योंकि गोला का आधा हो गया इसलिए गोलार्ध कहते हैं, गोला का आधा हो गया इसलिए गोलार्ध कहते हैं। ऊपर को उत्तरी गोलार्ध क्या कहेंगे, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए इसको एनपी नॉर्थ पोल और नीचे वाले को एसपी साउथ पोल कहते हैं। हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहीं से एक 90 अंश अक्षांश यहाँ, यह भी तो देखिए इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ये है आपका 23.5 अंश, कितना है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश नाम कह देंगे इसका। ये है 66.5 अंश, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्लियर? अब इसका भी नाम, जैसे इसका नाम विषुवत रेखा हो गया, इसका भी नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक है, देखिए याद करने के लिए आप लिख लीजिए, आप 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को या दक्षिणी अक्षांश को, ठीक अलग अलग नाम है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं हम? कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ध्यान दे लीजिए। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को देखिएगा, ये आर्कटिक सागर है। यहाँ पर कौन सा सागर? आर्कटिक सागर। इसी के नाम पर इसका नाम है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये है 23.5 अंश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और ये है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसका नाम क्या है? मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। और इसका नाम क्या है? नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप है और महासागर भी है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ये सब भी क्वेश्चन सीटेट वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 5 रेखाएं यहां से आपको याद रखनी है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ वर्ष भर में सूर्य 2 बार चमकता है, इक्वानॉक्स भी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वानॉक्स। तो आप ये सब कुछ लिखते जाइएगा, आपका नोट बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अब आइए, ये बात आप समझ गए। ठीक, अगले पेज ले लेते हैं और सारी चीजें डिटेल में लिख देते हैं। लिख देंगे 0 अंश अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, कारण वर्ष भर में सूर्य की किरणें दो बार इस पर चमकती हैं। ठीक है, तथा भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? ये हो गया। अब और आप लिख लेंगे 23.5 अंश अक्षांश को
23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं बताइएगा? कर्क रेखा, यही आपके भारत से जाती है, कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार लिख लेंगे 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को, आर्कटिक वृत्त एवं 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपकी? आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आइए हम अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आता है। ठीक, तो देख लीजिएगा। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं अक्षांश रेखाओं की क्या होगी? विशेषताएं। तो पहली विशेषता देखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? पहली विशेषता क्या, आप देखते जाइए। पहली विशेषता क्या आप लिख सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, लिखेंगे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, अब दिमाग में बात आ रही होगी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर पूछा गया है क्वेश्चन। 111 किमी होती है। क्लियर? फिर दूसरा क्या है? विषुवत रेखा वाला अक्षांश से छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, सबसे बड़ा होता है, इसलिए उससे निर्मित वृत्त भी सबसे बड़ा होता है। वृत्त भी सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है। क्लियर? अब क्या और क्या होगा? एक चीज और लिखिएगा, जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है, यानी उससे बनने वाला वृत्त भी छोटा होता जाता है। लिखेंगे जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण मतलब ध्रुवों के दक्षिणी ध्रुवों की ओर
जाते हैं अक्षांशों की लंबाई घटती जाती है, घटती जाती है। क्लियर हो गया? घटती जाती है। इतना अगर आपको अक्षांश के बारे में पता है तो निश्चित रूप से ठीक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका हर क्वेश्चन सही होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना जी? अब देखिएगा, कभी कभी एक प्रश्न और आपसे पूछता है, देखिए यहाँ आप डायरेक्ट इनके बीच की दूरी डाल दीजिएगा 111 किमी, ताकि आपको याद रहे 111 किमी। और यहाँ लिख लीजिएगा अक्षांश। क्या लिख लेंगे? अक्षांश। मैप बनाकर पढ़ेंगे तो जिंदगी में भूलेगा नहीं। ठीक है? लैटिट्यूड आप लिख सकते हैं। क्या? लैटिट्यूड। ये अक्षांश हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं देशांतरों की। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कौन सा अक्षांश कहां से होकर जाता है, कौन कौन से देश से, यहां से भी प्रश्न आता है। ठीक? तो वो जब विश्व का मैप मैं आपको दिखाऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है? यहाँ फिलहाल इतना। अब आइए समझ लेते हैं क्या देशांतर। क्या? देशांतर। 15 से 20 मिनट आप मुझे दीजिए और इससे देशांतर इतना गजब का समझ में आ जाएगा कि फिर पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। ठीक? आइए, देशांतर। ठीक है? क्या हम बात कर रहे हैं? देशांतर की। देशांतर। ठीक है? देशांतर। इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। ठीक? अब आइए, पहले क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। मैप में समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। मैप में समझ में आ जाएगा तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है? हम ये मान कर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे इसमें, लेकिन बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, जो पहली बार भूगोल देखते सुनते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि चित्र, रेखा रेख इन सब के द्वारा पढ़ाया जाए। अब देखिए, जैसे अक्षांश रेखा से ये क्लियर हो गया कि आपका ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है। पेन अलग ले लेते हैं। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अंग्रेजी वाले जाने नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिएगा, यहां एक चीज मैं और खींच दे रहा हूं ताकि समस्या ना हो। देखिए, ये मैं अगर खींच दूंगा तो इसे आप तुरंत जान जाएंगे, अब क्योंकि आपने पढ़ लिया कौन सी रेखा है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है ना जी? इसके बाद देखिएगा, यहां से इस तरह से ये आपकी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी गई। ठीक है? इसके बाद कुछ रेखाएं और खींच देते हैं हम। ठीक है? इस तरह से देखिएगा, ये क्या है? ये देशांतर है। अब इसकी परिभाषा अगर आपको बनानी है, ये मैप दिमाग में है, तो आप कह देंगे कि पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर, पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या? पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको?
अब इसको आपको देखने से स्पष्ट हो रहा होगा कि जो विषुवत रेखा है उस पे इनकी दूरी ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इनकी दूरी कम होती जा रही है। एक चीज मैं और खींच देता हूं यहाँ पर, देखिए ये यहीं से जान लीजिएगा, ये दोनों किनारे पर 180 अंश देशांतर लिख देते हैं, 180, ठीक है। हाँ, दोनों तरफ, क्योंकि ये खोल दिया मैंने तो दोनों तरफ दिखने लगा, क्लियर। नहीं तो मिलाऊंगा तो दोनों, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। ऐसे खोलने पर, चूंकि पृथ्वी आपकी गोल आकार की है, तो ऐसे खोलेंगे अगर कागज लपेट कर तो ये दोनों दो सिरा दिखने लगेगा और मिलाएंगे तो फिर एक ही सिरा हो जाएगा। ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। अब देखिएगा, ये हो गया कि यानी भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे घटती जाती है, लेकिन इनका सभी का वृत्त क्या है, समान है, क्योंकि सभी वृत्त कहां से जा रहे हैं, ध्रुवों से होकर जा रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां से प्रश्न आता है कि ध्रुवों, विषुवत रेखा पर जो सबसे अधिक दूरी होती है वो कितनी होती है। तो देखिएगा, विषुवत रेखा पर दो अक्षांशों के बीच 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाते हैं वो घटती जाती है। ये भी बात क्लियर हो गई। इनके वृत्त समान होते हैं, वृत्त सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि सभी वृत्त कहां से होकर जाते हैं, ध्रुवों से। अब इनकी संख्या कितनी है, इनकी कितनी संख्या है, तो आप जान लीजिएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक, यानी 360 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों दो रेखाएं हैं तो घटकर 159 हो जाएगा, क्योंकि ये दो है ना तो एक ही है वास्तव में 59। लेकिन जब आप ये जीरो अंश, ये जीरो को शामिल कर लेंगे, इसको जीरो को, ठीक है, ये भी तो एक देशांतर है, ठीक, इसको शामिल कर लेंगे तो 360 हो जाएगी। तीन की संख्या कुल 360 है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी को अब हम आप लिख लेते हैं, देखिएगा। और एक चीज देखिए, ये आपका जो जीरो अंश अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये चूंकि विश्व में टाइम का निर्धारण करती है इसलिए, और ये जाती है लंदन के ग्रीनविच शहर से, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है, इसलिए इस रेखा को हम लोग जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं प्रधान यामोत्तर। क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर। तो आप दोनों लिख लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। कारण क्या है, ग्रीनविच शहर से जाती है, जीएमटी, ये हो गया। एक नाम इसी का क्या है, प्रधान यामोत्तर, यहां लिख देते हैं प्रधान यामयोत्तर, सॉरी, प्रधान यामोत्तर। ये पूरे विश्व का टाइम निर्धारण करती है। एक चीज और, 180 अंश देशांतर रेखा को, ठीक है, क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन या डेट लाइन आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, IDL ऐसे आप कर सकते हैं। तिथि मतलब डेट होता है, समझ में आई बात। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रधान यामोत्तर, दो चीज यहां से याद रखना आपको, ठीक। अब देखिए, हम तुरंत बात करते हैं, सबसे पहली बात करेंगे क्या, परिभाषा वाली। आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए, और ये पृथ्वी को ये भी दो भाग में बांटती हैं, इसको कहते हैं हम कौन सा गोलार्ध, इधर वाले को पश्चिमी, इधर वालों को पूर्वी, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये बात क्लियर रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी 4 गोलार्धों में बटी है, संपूर्ण पृथ्वी 4 गोलार्धों में, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। परिभाषा लिखेंगे क्या, लिखेंगे
पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर ग्लोब पर ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। सब समझा दिए हैं, बस लिख लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इनकी संख्या पूरा मैथमेटिकली ले लीजिए, याद नहीं करना है। 180 प्लस 180 बराबर हो गया कितना? 360। अब चूंकि यही क्या हो गया, ये 2 हो गई तो -1 हो जाएगा, और एक ये जोड़ लेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस कट जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। कितना? 360। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या अर्थात लिख लीजिएगा, अर्थात 360 होती है। 360 होती है। आगे लिख लेंगे, दो देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट होती है। कितनी? 4 मिनट होती है। लिखेंगे, दो देशांतरों के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। ठीक है, कितना? 4 मिनट होता है। अब आप ऐसे समझिए, मतलब एक देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है, तो 360 देशांतर बराबर कितना होगा? ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखेंगे, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। कितना? 4 मिनट, तो 360 देशांतर बराबर, तो आप देखिएगा 360 गुणे 4 बराबर कितना होगा? 1440 हो जाएगा। 1440 मिनट हो जाएगा। अब इसी को आप घंटे में बदलिए, तो लिख देंगे 1440 को घंटे में बदलने पर क्या लिखेंगे? 1440 बटे 60, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है ना। एक घंटा में 60 मिनट होता है। अलग कलर से कर लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब इसको काटेंगे। काटिए, देखिए 0 0 से गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 चौको 24 हो गया। कितना? 6 चौको 24, 24 घंटा आता है। कितना? 24 घंटा। ठीक है, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 घंटा या 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट वगैरह में, तो आप ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 घंटा या टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन में बांटा गया है।
गया है। पढ़िए ऐसा कि कभी भूले ही ना। ठीक है, कि कैसे आ रहा है मैंने ये भी आपको बता दिया, ये भी पूछा गया है। अब देखिएगा, यही लिख लेंगे, जीरो अंश जीरो अंश देशांतर को GMT ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, जो विश्व का मानक समय निर्धारित करती है। ये एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, कैसे संपूर्ण विश्व में टाइम का निर्धारण होता है। इसका वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको बताकर छोड़ूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो जाएगा, ठीक है ना जी। हाँ, आगे लिखिएगा, 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। यहां से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी विशेषताएं लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इसकी विशेषताएं, बस दो विशेषताएं लिख लीजिएगा। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। देखिए क्या क्या हो सकती हैं। पहला लिखेंगे, यह विश्व में टाइम का निर्धारण करती है। ठीक है, लिखेंगे, यह विश्व के समय का निर्धारण करती है। देखिए एक तो वहां और लिख लेना चाहिए आपको, अक्षांश रेखाओं में। यहां विशेषताओं में आप एक तो और लिख लीजिएगा, यह विश्व का प्रादेशीकरण करती है। प्रादेशीकरण करती हैं। अच्छा, अब आइए, अच्छा देखिए ये थोड़ा सा इसमें ये बीच में आ गया वीडियो, खैर ठीक है। आइए इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाओं लिखिएगा, देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, आपको बताया मैंने 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 111.32 किमी। ध्रुवों की ओर
जाने पर बीच की दूरी घटती है, लेकिन वृत्त समान रहते हैं, लेकिन वृत्त समान रहते। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, वृत्त समान रहते हैं। अब आइएगा, देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये अक्षांश और देशांतर आपका हो गया, अक्षांश और देशांतर। अब अगला जो इसी का वीडियो रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, उपसौर अपसौर किसे कहते हैं, ठीक है, इनकी स्थिति कैसे बनती है, उपसौर अपसौर, और कर्क संक्रांति मकर संक्रांति ये कैसे डिसाइड होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। इसके बाद फिर इसका दूसरा पार्ट आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।